पेज नंबर 1 पर ऑसिलेशंस में सबसे पहले देखेंगे पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। कोई भी मोशन जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करने लगे उसको हम पीरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो कोई बात नहीं, दे दो भाई, क्या हो गया सर मैं कैसे लिखूंगा? अरे एक्स्ट्रा पेन नहीं है ले यार, एक्स्ट्रा पेन वत्सल नहीं है सर, नहीं है, मैं दूं? नहीं यार, लो दे दिया मैंने। द मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो अगर हम बात करें कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो वो जो मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लैनेट है और उसने वो रिवॉल्व करके वापस इसी पोजीशन पर आया, फिर रिवॉल्व करेगा, फिर वापस इसी पोजीशन में आएगा, तो रिवॉल्व कर करके वापस वो सेम पोजीशन में आ रहा है, तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो हम जानते हैं कि सुबह दोपहर शाम हर टाइम घड़ी की सुइयाँ चलती हैं और 12 से घूमकर फिर वापस 12 पर आती हैं, फिर वापस 12 पर आती हैं, तो वो चलती रहती है हमेशा। द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये दूसरा एग्जांपल हुआ। तीसरा एग्जांपल है द हार्ट बीट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर पीरियोडिक। हार्ट बीट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर पीरियोडिक मतलब कि वो भी एक बार हार्ट बीट करता है तो दोबारा बीट करता है, फिर तीसरी बार करता है, फिर चौथी बार करता है, तो वो करता ही रहता है। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन हो गया जो खुद को जो मोशन खुद को बार बार रिपीट करे उसको हम पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं। उसके बाद अगला है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में है, इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी और हार्मोनिक मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, ठीक है, बैक एंड फोर्थ का मतलब ये है, बैक का मतलब पीछे, फोर्थ का मतलब आगे। तो पीछे और आगे, जैसे कि हमने एक पेंडुलम का अगर हम एग्जांपल लें तो पेंडुलम पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी, फिर पीछे जाएगी। एलिप्स की इक्वेशन में भी लगेगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एलिप्स की इक्वेशन नहीं है वो स्टैंडर्ड हार्मोनिक, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी ये रंजन मिश्रा मुझे एक्लिप्स की वो बता रहा है। एक्लिप्स नहीं होता, वो एलिप्स होता है। एलिप्स जो भी उसकी वो बता रहा मुझे। नहीं तो उन्होंने कोई और कंसेप्ट बताया होगा। मैं पूछ रहा हूँ, यूज होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। भाई इस चैप्टर में तो नहीं है, नहीं है इस ना? चैप्टर में तो नहीं है। और उन्होंने इसमें कोई नई चीज़ बताई हो तो मैं कह नहीं सकता, कोई अलग चीज़ बताई हो। पता नहीं कौन से एलसीएम एचसीएफ का तरीका दिखा रहा है। हाँ, पीरियोडिक मोशन में आपको एचसीएफ तो लेना पड़ेगा। एलसीएम का नया तरीका बता रहा है कोई। हाँ तो नया तरीका बताया होगा कोई, लेकिन उसमें एलिप्स की इक्वेशन वाला कोई तरीका मेरे एलिप्स जानकारी की में नहीं। तो है ही नहीं, पता नहीं कौन सी वो बता रहा है। नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, वो तो मैं बता दूंगा, वो आसान है। एक क्वेश्चन है उसमें एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्जाम में। ऑसिलेटरी मोशन में देखिए, इफ अ बॉडी, अच्छा ये तो इसमें एग्जांपल देखिएगा, द स्विंगिंग मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। तो अगर हम किसी वॉल क्लॉक के पेंडुलम का मोशन देखें, स्विंगिंग मोशन के, एक बार वो आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे पीछे, तो एक तो ये द ऑसिलेशंस ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। द ऑसिलेशंस ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, हमने स्प्रिंग ली, हमने स्प्रिंग पर कोई मास लटका दिया और फिर उसको ऐसे खींचा, तो जब उसको छोड़ेंगे तो वो ऐसे ऊपर नीचे वो थोड़ी देर वाइब्रेट करेगा। तो ये जो मोशन है जिसमें वो अपनी ही पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है या ऊपर नीचे मूव करता है, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोल देते हैं। ऑसिलेटरी मोशन मतलब एक तरह से वाइब्रेशन हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ अ restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। ठीक है, a particle is said to execute simple harmonic motion। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कब एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट मतलब फॉलो कब करता है, कब एग्जीक्यूट करता है, इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स। जब वो एक मीन पोजीशन के आगे और पीछे टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये तो कोई सीलिंग हो गई, यहाँ पर एक पेंडुलम लटकी हुई है, यहाँ पर एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को हमने खींचकर हम पीछे की तरफ ले आए और फिर छोड़ दिया, तो ये पेंडुलम वापस इधर आएगी, इधर आकर फिर आगे की तरफ चली जाएगी। स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम अबाउट इट्स मीन पोजीशन।
अच्छा, अब इसमें क्या है कि इट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है कि यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, अगर कोई भी पेंडुलम है। अच्छा, पेंडुलम बनाना बेहद आसान है। आप एक बॉल लो, उस बॉल में एक धागा बांधो और धागे को ऐसे ऊपर सीलिंग से लटका दो, छत से लटका दो। तो इसमें ऐसा होता है कि आप ये देखिएगा कि अगर ये ऐसे लटकी हुई है बॉल, यानी कि पेंडुलम ऐसे लटकी हुई है, सीलिंग से लटकी हुई है, तो ये एक सेंट्रल पोजीशन पर लटकी हुई है। फिर आपने क्या करा, इसको ऐसे छोड़, ऐसे आपने पीछे खींचा और खींच कर छोड़ दिया। तो अब ये जो पेंडुलम है ये वापस अपनी मीन पोजीशन में, ये अपनी मीन वाली पोजीशन में, यानी कि जो पहले जो पोजीशन थी उसमें आना चाहती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अपनी पोजीशन को रीस्टोर करेगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, तो एक फोर्स जो वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रीस्टोर करना चाहती हो। फिर ये पेंडुलम ऐसे आगे की तरफ चली गई। जब आगे की तरफ चली गई तो आगे की तरफ जब ये जाएगी तो फिर वापस अपनी मेन पोजीशन में आएगी, तो फिर से एक रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप इसको ऊपर खींचेंगे वो रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में देखिएगा, यही हमने मेंशन किया है कि a particle is said to execute simple harmonic motion if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement, जो कि displacement के directly proportional होता है। तो हमने restoring force को ऐसे लिख दिया कि F is directly proportional to x, और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगा दिया और यहाँ लिख दिया -k। तो F इज इक्वल टू -kx हो गया। F इज इक्वल टू -kx। अब आप ये समझ गए होंगे शायद कि हमने नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों लगाया है। नेगेटिव साइन हमने इस वजह से लगाया है क्योंकि ये जो फोर्स है ये इसको वापस पीछे की तरफ खींच रही है। अगर हमने पेंडुलम को इधर खींचा है, अगर हमने पेंडुलम को पीछे खींचा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस इस तरफ खींच रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है। समझ गए? ठीक है। अच्छा, दिस इक्वेशन डिफाइंस SHM। तो ये इक्वेशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करती है। फिर है हियर K इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर एंड इट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखने दे प्लीज। मैं देता हूँ एक पेन, नहीं तो तुम पढ़ोगे ही नहीं आज। तो ये जो K है, K की ऐसा यूनिट होगी कि ये जो फोर्स है, फोर्स की तो यूनिट होती है न्यूटन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो ये जो K है ये क्या होगा, अगर K की वैल्यू निकालनी है तो न्यूटन के नीचे यानी कि फोर्स के नीचे K आ जाएगा, फोर्स के नीचे x आ जाएगा, सॉरी x की यूनिट मीटर है। तो K की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। तो n m की पावर -1। ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस। सर नो मी जीतू। Me no जीतू। You know Jitu? I also know Jitu, that you are Jitu. Jitu or Natu? Thank you love जीतू। Jitu is proportional to Natu. चलिए अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने ये देखा था न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ये पेज नंबर 2 पर आ गया ना नोट्स में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू ma, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और जो पेज नंबर 1 पर हमने फोर्स निकाली थी F इज इक्वल टू -kx, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। दोनों ही फोर्स हैं, अगर दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो ma इज इक्वल टू, इधर से फोर्स कितना आ गया ma के इक्वल, इधर से फोर्स कितना आ गया -kx के इक्वल। अगर दोनों को इक्वेट कर दिया जाए
तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। इट इम्प्लाइज दैट के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम जो है ये मास है, ये वैसे भी हमको मालूम है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन एक्स है ना, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन की बात करूँ, तो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, देयरफॉर अ पार्टिकल इज सेड टू possess simple harmonic motion if it moves to and fro about a mean position under an acceleration which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards that position। ये हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये भी कह सकते हैं कि a particle is said to possess simple harmonic motion if it moves to and fro about a mean position and if it moves under a constant acceleration and acceleration is directly proportional to displacement and it is directed towards that position। कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट होगा वो। भाई अगर वापस इसको खींच रही है कोई फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स वापस इसको खींच रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी तो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो वो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। लोडेड स्प्रिंग मतलब ऐसे हो गया, यहाँ पर हमने एक मास लटका दिया इधर, ठीक है। इस मास को खींचा ऐसे, जब इसको खींचेंगे तो ये स्प्रिंग ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। वो ऑसिलेट करेगा किसके अबाउट करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पर ये अब है, मैंने इसको खींचा, खींचकर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन आ गया। तो जब ये ऐसे जाएगा नीचे, फिर ये वापस जाएगा और फिर थोड़ा सा इसको स्प्रिंग को दबाएगा भी, ठीक है। तो फिर ये वापसी में थोड़ा सा ऐसा यहाँ तक पहुँच जाएगा मास, ठीक। तो मास जो है वो नीचे ऊपर मतलब अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहेगा और थोड़ी देर बाद स्टेबल होकर रुक जाएगा। जब उसकी ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगी तब वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने डेली लाइफ में न जाने कितनी बार करके देखा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सेकंड है वाइब्रेशंस ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क शायद आपने देखा होगा। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा होता है, नीचे इसमें एक रबर पैड लगा रहता है। तो क्या होता है कि हम जो आवाज़ सुनते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा जो ईयर ड्रम है, हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, और जब हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तभी हमको वो वाइब्रेशंस जो हैं वो साउंड के फॉर्म में सुनाई देती हैं। तो कभी अगर कान में पानी चला जाता है या कान में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है और हम किसी ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो एक टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें वायरल फीवर हो गया है या हमें खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप लगाकर देखता है। वो ऐसा नहीं है कि उसको रटा पड़ा है कि भाई मेरे को गोली कौन सी देनी है वो मैं गोली लिख कर दे दूंगा और ये तो मैं ड्रामेबाजी के लिए लगाकर देख रहा हूँ। वो क्या होता है कि उससे डिसाइड करा जाता है कि एंटीबायोटिक की डोज कितनी देनी है और कितनी नहीं देनी है। एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है, बता रहा हूँ, एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, वो चीज़ देखी जाती है स्टेथोस्कोप से। क्यों? क्योंकि स्टेथोस्कोप से क्या है, स्टेथोस्कोप से एक तो आपका ब्रीदिंग रेट पता चल जाता है कि आपकी पल्स कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, पहली चीज़ तो ये। अगर डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से ये लगता है कि नहीं, जो ब्रीदिंग रेट है और जो पल्स रेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा उसको लग रही है, फिर वो ब्लड प्रेशर भी चेक करेगा, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ हायर एज पीपल, उसमें वो चेक करेगा। उसके अलावा वो पीछे भी घुमाता है एक बार डॉक्टर, एक बार तो चेस्ट को लगाकर देखेगा, एक बार पीछे देखेगा। तो वो पीछे देखने का मतलब क्या है कि पीछे जो है वो लंग्स में ये चेक करता है कि सांस लेने में कहीं किसी तरीके की कोई मतलब अटक तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ अटक तो नहीं रही है। और फिर उसके बाद वो लिखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब फिर उनको समझ में आ गया है कि हाँ, कंजेशन ज़्यादा तो नहीं है, कफ का कंजेशन तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जब सांस इंसान प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो फिर वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की तो एक दवा लिखेंगे ही, साथ में उस कंजेशन को ख़त्म करने की भी दवा लिखेंगे। तो वो जो स्टेथोस्कोप है
वो स्टेथोस्कोप किस चीज़ के लिए हो गया? एक नॉर्मल चेकअप के लिए। अगर किसी भी ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उसके कैबिन में आपको ये ट्यूनिंग फॉर्क रखा हुआ दिखाई देगा। वो क्या कहता है, आप कहोगे पता नहीं इस कान में क्या हो गया, मेरे को ना इसमें कुछ सीटियाँ सी बजती हुई सुनाई देती हैं, या फिर कुछ सुनाई ही नहीं देता है, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एक चाटा तो वो चाटा नहीं देते, वो क्या करेंगे, वो ये ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और इस ट्यूनिंग फॉर्क को टक से कहीं पर मारते हैं ऐसे, मतलब ये वाला हिस्सा इसका, इसको ऐसे पकड़ा और ये वाला हिस्सा कहीं पर भी दीवार पर या किसी और दूसरे किसी भी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करा। स्ट्राइक करने पर फिर धीरे 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 ऐसे हिलने लगता है, तो इसमें वाइब्रेशंस होती हैं, हमिंग साउंड आती है। फिर क्या करते हैं, जो पीछे रबर पैड है, इस रबर पैड को आपके कान के पीछे एक मतलब हार्ड बोन होती है, ठीक है, उस पर टच कर देते हैं। अब उसको टच करने पर अगर आपको गुदगुदी हो रही है ना, अगर आपको हल्की सी इधर से गुदगुदी हुई और आपने एकदम से कान हटा लिया अपना, तो डॉक्टर कहता है ये कान तो ठीक है, अब दूसरा दिखा। दूसरे पर टच करेगा, दूसरे पर भी आपको क्या, ठीक है बेटा बच गया। तो अगर उसने लगा दिया और आपको कोई एहसास ही नहीं है, चुप बैठे हुए हो, तो कहते हैं बेटा गया तुम्हारा कान, अब इसका या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या इसी कान से काम चलाओ फिर। ठीक, तो ये क्या होता है, कान कीजिएगा बस बस वो काम तो पापा मम्मी करते ही आते हैं। ये मम्मी नहीं, पापा का वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फ्लाइंग चप्पल नहीं वो कभी वो नहीं हुआ। चलिए जी, तो ये क्या है, यहाँ पर एक रबर पैड लगा देते हैं, तो इससे भी क्या है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। ये वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस करता है, ये जैसे ऐसा है जैसे घर में जो चिमटा होता है ना, रोटी बनाने का जो घर में किचन में चिमटा होता है, ये बिल्कुल उसी के जैसा उसकी छोटी फॉर्म है। उस चिमटे को भी आप टक से कहीं पर मारोगे तो वो भी थोड़ी देर तक ऐसे हिलता रहेगा। ये एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है वाइब्रेशंस ऑफ द बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच। बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच, बैलेंस व्हील वाला वॉच देखा है क्या? क्या बैलेंस व्हील वाला एक वॉच होता है, उसमें एक व्हील एक बार इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर, ऐसे होता है। टेबल पर रखा जाता है और उसमें ऐसे बना रहता है, एक व्हील है, वो व्हील पहले रोटेट करके इधर जाता है। जैसे ही ये इधर जाता है तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये उसकी जो सेकंड वाली जो नीडल है उससे कनेक्टेड होता है। सेकंड वाली नीडल को ये वाला हिस्सा खींचता है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा भारी हो जाता है। इसके भारी होते ही ये इधर को हो जाता है, मतलब ये ऐसे 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 होता रहता है। मतलब कुल मिलाकर मैं ऐसे नहीं बता पा रहा हूँ, इसका बैलेंस व्हील होता है ये। उसमें शायद आपने देखा होगा कभी फिल्म वगैरह में, किसी टीवी सीरियल में, उसमें अरे डालकर देखो ना गूगल पर, बैलेंस वाइब्रेशन होता है, बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच है ना, ये है आपका। सर खाली 9 पेज की ऑस्किलेशन एंड वेव्स, क्या चीज़? इतना ही है? नहीं नहीं, और पेजेस हैं। अभी मैं बता तो रहा था, मैंने बनाया नहीं था, मैं बना रहा हूँ इसको बैठकर, और मैं 1-2 दिन में कर दूंगा इसको कंप्लीट। ये इस तरीके का है बैलेंस व्हील, इस तरीके का, ये इसके अंदर होता है व्हील जो है, ये व्हील उसके अंदर होता है, वॉच के अंदर होता है, ठीक है। और इसकी कुछ घड़ियाँ भी आती हैं, जैसे किसी पुरानी फिल्म में आपने देखा होगा कि एक घड़ी ऐसी होती है, वो कोट की जेब से ऐसे चेन लटकी रहती है, हाँ, पॉकेट में पड़ी रहती है, वो वाली जो वॉच होती है, तो वो वाली, हाँ वो उस तरीके की वॉचेस में ये यूज़ होता है। तो ये जो है ना, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद ही व्हील इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे होता है। तो उससे वो जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 सेकंड का होता है। तो हर सेकंड में क्लिक करके वो सुई आगे आ जाती है, फिर ये इधर आ जाता है, फिर क्लिक करके आगे आ जाती है, फिर क्लिक करके आगे आ जाती है। तो वो 1-1 सेकंड के टाइम इंटरवल पर चलता रहता है, और इस तरह से पूरे दिन महीनों तक वो चलता ही रहेगा। फिर जब वो रुक जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है, फिर उसमें चाबी भरी जाती है। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है उसका। उसके बाद जरा हम देखेंगे, उसके बाद जरा देखिएगा अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम यानी कि जैसे हम ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होती है, ax² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसके बाद अगर इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि d²y/dx², ठीक है, प्लस अगला टर्म आ जाए dy/dx वाला,
बस अगला टर्म आ जाए वाई वाला या फिर एक्स वाला, वाई और एक्स इस तरीके का कोई टर्म आ जाए और इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर एक्स की 2 होती है ना, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंशियल्स होते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, किसी भी एक वाई कोई फंक्शन है उसको मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म हो गई। डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करा तो डी स्क्वायर है वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आप समझ रहे हैं जैसे हम एक्सेलरेशन में करते हैं, एक्सेलरेशन जैसे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी तो होती है डी एक्स बाई डी टी। अब अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये होता है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन है जिसमें डबल डेरिवेटिव वाला टर्म है तो मैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देता हूँ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है जो सिलेबस में डायरेक्टली पूछा जाता है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो सारी कॉमन मतलब कॉमन आपकी नॉलेज की चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। एग्जाम में ये पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसमें देखिएगा कैसे करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, जिसमें देखिएगा in SHM the restoring force acting on the particle is proportional to its displacement. SHM में restoring force F is equal to minus kx होता है। इसको बोलती है इक्वेशन नंबर 1। The negative sign shows that F and X are oppositely directed. हमें पता है नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि F is equal to ma, F is equal to ma। तो हमने यहाँ से ये कहा कि F is equal to m d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप आ जाइए पेज नंबर 3 पर, इक्वेटिंग 1 और 2। 1 और 2 को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर is equal to minus k upon m into x d square x by dt square is equal to minus omega square x, और यहाँ ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूँ where omega square is equal to k upon m, where omega square is equal to k upon m। अब ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है इसको इधर ले आइए। ओमेगा जानते हैं ना क्या होता है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओमेगा होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हियर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। पहले ये बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की बात और करेंगे, बस 1 मिनट रुके आ रहा हूँ। क्या गला और नाक सब ठीक हो गए बिना गर्म पानी पिए? एज फैक्टर है भाई।
ठीक है ट्रांसपोर्ट दिस इज बिल्कुल ये सारे असली हैं ये इसमें लो वाले जो भाई लिखते हैं इसमें लो जी ये इस बार स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा वो जी इसमें पूछता हूँ इसी जो करेंगे तो ये जो है ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एसएचएम की। फिर आप ना यहाँ पर फिर आप यहाँ पर लिखेंगे सो पॉसिबल, जो अगला है वो ये है कि सो पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 मे बी ऑफ द फॉर्म। अब ये चीज़ आपको पता नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके का होता है। जैसे भाई आप अभी 11th क्लास में हैं, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, आपने ये पढ़ा था। तो इसमें अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप ये जानते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपको ये पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म का होगा। तो इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन किस तरीके का होगा वो हमें वैसे अभी तक नहीं पता है। आप 12th क्लास में इस चीज़ को पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग ही टॉपिक है मैथ्स में। आपको यहाँ पर बस इतना लिख लेना है सो अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 मे बी ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो ये हमने बोल दिया कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन इस फॉर्म का हो सकता है। अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 मे बी ऑफ द फॉर्म, मे बी मतलब हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है कि भाई आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए एसएचएम की क्या होती है, और फिर आप ये बताइए कि उसका जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इस फॉर्म का होगा। वो ये भी नोट्स में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, मर्जी है चाहे तो साथ साथ नोट कर लो इसको, चाहे तो आप मतलब मैंने वो दे दिया है, पढ़ने में दिक्कत आएगी नहीं। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अच्छा, तो हमने ये कहा कि ठीक है, तो जरा देखते हैं कि क्या ये इसका इक्वेशन, क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो एक काम करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt, मतलब इधर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो इधर भी करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो रहा एज इट इज। फिर cos का क्या हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हो गया। अच्छा जी, इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद। तो cos का तो हो गया माइनस साइन, उसके बाद ब्रैकेट में है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को फर्दर डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को टी के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ओमेगा टी प्लस फाई नॉट तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा ओमेगा, ठीक है, और टी का हो जाएगा 1 प्लस फाई नॉट एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0। देखिए याद रखिए कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट है या वेरिएबल है ये किस चीज़ से पता चलता है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है या वेरिएबल है ये इस चीज़ से पता चलता है कि हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टी के अलावा वाली सारी चीज़ कांस्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने पहले कॉस को करा, इसको चेन रूल बोलते हैं। तो पहले कॉस को डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसको फर्दर भी तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर ओमेगा के साथ वेरिएबल वाला टर्म लिखा हुआ है टी, ठीक है। तो ऐसे कांस्टेंट को छेड़ते नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल वाला टर्म लिखा हो ऐसे कांस्टेंट को छेड़ते नहीं है। तो हमने ओमेगा को एज इट इज लिखा, और फिर टी एक वेरिएबल वाला टर्म है तो टी को टी के ही रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया प्लस फाई नॉट। अब ये जो फाई नॉट है ये कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है, अकेला जब कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है। समझ गए, ठीक है।
तो अब ये ओमेगा इंटू वन हो गया ओमेगा, ओमेगा प्लस जीरो हो गया ओमेगा, ओमेगा इंटू दिस, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यही जो एक्सप्रेशन आया है इसको टी के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट इट with respect to t again, तो d by dt of dx by dt is equal to d by dt of minus omega a sin omega t plus phi naught, ब्रैकेट क्लोज। जब dx by dt को फिर से dy by dt करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाता है d square x by dt square, d square x by dt square, ठीक है। ये तो हो गया d square x by dt square, और ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस ओमेगा ये कांस्टेंट है तो ये तो रहेगा एज इट इज। साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाता है cos, तो ये हो गया cos ओमेगा t प्लस फाइव नॉट। फिर वही काम करेंगे, ये तो हमने साइन को डिफरेंशिएट करा, उसके बाद ये तो कॉस हो गया, साइन को जब डिफरेंशिएट करा तो कॉस हो गया, तो उसके आगे वाले टर्म को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। वो आगे वाला टर्म क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो जैसे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का यहाँ क्या हुआ था, ओमेगा इंटू वन प्लस जीरो, वही यहाँ पर हो जाएगा सेम, क्या हो जाएगा ओमेगा एज इट इज, और टी का डिफरेंशियल क्या हो गया, वन ओमेगा इंटू वन प्लस फाइव नॉट अकेला है, उसका डिफरेंशियल जीरो। तो ये ओमेगा आ गया, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर d square x by dt square is equal to minus omega square a cos omega t plus phi naught। a cos omega t plus phi naught क्या था, a cos omega t plus phi naught क्या था, x के इक्वल, तो d square x by dt square is equal to minus omega square x, इसको इधर ले आएंगे, d square x by dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वही आ गई जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ठीक है। पेज नंबर 3 के बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन में अब हम इसमें है, हियर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, हम उसको समझने के लिए क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम ही ले लेते हैं। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ए, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मैं एम्पलीट्यूड बोल देता हूँ। तो ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, phi is equal to omega t plus phi naught is the phase of the oscillating particle। omega t plus phi naught का मतलब क्या है कि ये जो है ये फेज है ऑसिलेटिंग पार्टिकल का। फेज मतलब कि वो मीन पोजीशन के साथ में एंगल कितना बना रहा है, मीन पोजीशन के साथ में एंगल कितना बना रहा है, उस एंगल को तो हम थीटा बोलते हैं। तो आप ये कहोगे कि ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये कहाँ से आ गया, ठीक है। ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये कहाँ से आ गया, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये ऐसे आ गया। पहले फाई नॉट को तो 2 मिनट के लिए अलग हटा कर रखो, फाई नॉट के बारे में मैं अभी समझाता हूँ आपको। फाई नॉट को अलग हटा कर रखो, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, जो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने देखा था उसमें क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को DISP लिख रहा हूँ शॉर्ट में, अपॉन टाइम टेकन। तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो एंगल बनता है इसी को तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, थीटा। तो ये थीटा हो गया और अपॉन में टाइम, तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो और ये जो थीटा है, दिस थीटा, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो हम थीटा को एंगल ना बोलकर फेज बोल देते हैं, एंगल की ही नई टर्म है फेज, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है ना बार बार चेंज होता रहता है, तो एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार बोलेंगे इन फेज, एक बार बोलेंगे आउट ऑफ फेज, ऐसे बोलते हैं। तो हमने ये कहा कि एंगल को ही फेज कहा जाता है। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो थीटा को थीटा ना बोलकर ओमेगा टी बोल दिया। तो यहाँ पर मन में ये आता है कि कॉस ओमेगा टी होना चाहिए था ना, फिर ये फाई नॉट क्या आ गई नई चीज़। तो फाई नॉट का मतलब क्या है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपका जो पेंडुलम है वो शुरुआत में ऐसे ही हो, इसी पोजीशन में हो। इस पोजीशन में है तब तो फाई नॉट कुछ नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा कि नहीं, ऐसा था कि ये जो था ना ये शुरुआत में थोड़ा सा टेढ़ा था ऐसे, क्योंकि हम एक बस में ट्रैवल कर रहे थे और बस की छत से पेंडुलम लटका हुआ था और बस जो है ना पहाड़ी रास्ते पर जा रही थी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। तो हमारा पेंडुलम सीधा ना होकर थोड़ा सा टिल्टेड था, ठीक। अब उस चलती हुई बस में मैंने उसको पीछे खींचा और उसको ऑसिलेट होने दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियली वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड था। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, फाई नॉट, ठीक। और फिर उसको हमने और आगे खींचा, तो आगे कितना खींचेगा, थीटा, थीटा यानी कि ओमेगा टी। तो अगर उसका इनिशियल एंगल पहले से 10 डिग्री और आप उसको 40 डिग्री खींच रहे हो, तो टोटल कितना खींच गया वो, 50 डिग्री मीन पोजीशन से। इसी वजह से हमने ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री ऐसे करके लिखा है उसको, समझ गए। तो इसलिए ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी एंगल यानी कि फेज और फाई नॉट ये भी एंगल, लेकिन इनिशियल एंगल उसको इनिशियल फेज या ईपॉक बोल देते हैं, EPOCH, ईपॉक। अब ये सारी टर्म्स मैंने इसमें नोट कर रखी हैं, अभी बता दूंगा आपको, समझा दूंगा। लिखने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैं इसके नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको नोट्स इसके पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। अभी मैंने शायद 8 या 9 पेज भेजे, हाँ मैं बाकी के भी भेजूँगा। उसके बाद देखिएगा इसमें लिखा हुआ है फाई नॉट इज द इनिशियल फेज एट टी इज इक्वल टू 0 और ईपॉक एट टी इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जब मैंने उसको खींचा ही नहीं, मतलब बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम हमारा 0 था, जब मैंने उसको खींच लिया तो तब मेरा टाइम 0 नहीं होगा, तब मैं कहूँगा हाँ खींचने में अगर 1 सेकंड लगा है तो टाइम अब 1 सेकंड के बराबर हो गया। बताओ भाई, समझ गए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 4 पर। अब उसके बाद देखिएगा, अब है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो ये भी छोटा सा डेरिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो हमें ना ये चीज़ समझनी है कि टाइम टेकन में और टाइम पीरियड में, टाइम टेकन और टाइम पीरियड में इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। टाइम टेकन का मतलब क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब ये है कि जैसे हारमोनियम बजाते हैं ना, तो हारमोनियम बजाने का भी एक प्रॉपर वे होता है। ये नहीं कि अचानक से तो तेज तेज बजाना शुरू कर दिया और एकदम से धीरे धीरे कर दिया, नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि वो एक रिदम में ही मोशन दिखाएगा, एक रिदम में मोशन दिखाएगा। मतलब ये है कि इस तरफ अगर ऐसे इतनी वेलोसिटी से जा रहा है तो उधर भी इतनी वेलोसिटी से, ये नहीं कि इधर तो तेज और इधर एकदम धीमा, फिर इधर तेज फिर इधर धीमा, ऐसे नहीं। मतलब उल्टी सीधी हरकतें नहीं दिखाएगा वो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर बॉब है पेंडुलम का, तो वो क्या है कि इधर ऐसे जा रहा है तो वापस भी ऐसे ही जाएगा और फिर इधर भी ऐसे ही जाएगा, इस तरह से। तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको बोलते हैं। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड ये है कि एक फाइबर होता है, क्वार्ट्ज फाइबर। आजकल जो फैशन है वो डिजिटल वॉचेस का फैशन है। डिजिटल वॉचेस भी कुछ ऐसी कि हमारे मोबाइल के साथ सिंक हो जाएं, ठीक है, हमारी हार्ट बीट्स, हमारे स्टेप्स, हमारी कैलोरीज, ये सब कुछ वो दिखाते हैं। ऐसी वॉचेस आजकल चल रही हैं। लेकिन जो नॉर्मली जो वॉचेस चलती हैं, जिनको हम एनालॉग वॉचेस बोलते हैं, एनालॉग यानी कि जिनमें नीडल होती है, 1 सेकंड की नीडल होगी, 1 मिनट की नीडल होगी, 1 आवर की नीडल होगी, वो उसमें एक फाइबर यूज़ होता है, उसको क्वार्ट्ज फाइबर बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर घड़ियाँ टाइटन, टाइमैक्स या सिटीजन, कैसी हो, कोई भी आप घड़ी लें जो नीडल वाली घड़ी हो, तो उसमें आपको एक शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा, QUARTZ, क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज का मतलब क्या है, ये एक ऐसा फाइबर है कि अगर बार 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 एक दिन, मतलब 24 घंटे में नीडल ने 360 डिग्री के एंगल 24 बार बदल दिए, ठीक है। उसके बाद अगले 24 घंटे में फिर घूमा, फिर पूरी वो घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, तो उसकी नीडल फ्री नहीं हो रही है क्या? नहीं समझ रहे आप भाई। अगर मान लीजिए हमने क्या करा कि कोई मशीनरी ली, कोई एक मशीनरी, साइकिल ली हमने,
तो साइकिल को हम चलाते जा रहे हैं चलाते जा रहे हैं चलाते जा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद उसके जो पेडल है ना, उसके पेडल जो हैं वो बार बार मूवेबल पार्ट्स हैं, तो वो घिसने लगते हैं। घिसने के बाद कुछ टाइम बाद वो पेडल ढीले हो जाते हैं, पेडल ख़राब हो गया आपका, चेंज करवा लो इसको, ठीक है, ये एक्सल ख़राब हो गया, इसको चेंज करा लो। तो वहाँ तो आप चेंज करा सकते हैं। और साइकिल चलती कितनी है, घर से ट्यूशन गया, ट्यूशन से घर आ गया, इतनी चलती है साइकिल। घड़ी कभी रुकती है क्या? घड़ी तो चलती ही रहती है। नहीं सर, सेल कोई खत्म होगा तब हाँ, तब तो रुक गई। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना कि अगर हमने सेल डाल रखा है और अगर हमने घड़ी बांध रखी है, तो आपने देखा होगा कि दादाजी की घड़ी थी, पापा ने यूज़ करी, और बेटा अब मेरी घड़ी तू यूज़ करेगा, क्या पता घड़ी खराब हो जाए बीच में। ठीक। अरे वो क्या पता वाली बात नहीं, वो स्पेशल केसेस वो छोड़ रहे हैं, है ना। हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि दादा की घड़ी थी, पापा ने यूज़ करी, फिर बेटे ने यूज़ करी, ठीक है। तिजोरी में उठा के रखे, तिजोरी में उठाकर सामान, बहुत लोग रखते हैं ऐसे, ठीक है। वॉच जनरली लोग अपनी किसी को देते नहीं है, कहते हैं कि ये मेरा अच्छा टाइम है, हाँ, मैं अपना टाइम किसी को दे नहीं टाइम दे नहीं सकता। सकता। तो इस वजह से वो जो वॉच होती है, वो वॉच एक यूनिक चीज़ होती है कि भाई ये मेरे पास हमेशा रहेगी। तो ऐसा क्या है कि वो चलती जा रही है भाई, वो क्वार्ट्ज फाइबर उसके अंदर यूज़ होता है। क्वार्ट्ज फाइबर ये है कि जैसे मान लीजिए एक वायर है, उस वायर में आपने एक ईंट लटका दी, एक पत्थर लटका दिया, आपने उस वायर को ऐसे ऐसे, मतलब आप टॉर्क देते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, ठीक है, घुमाते गए, फिर आपने छोड़ दिया। अब देखते हैं क्या फ़न होगा। तो क्या फ़न होता है, वो वापस ऐसे 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 घूमने लगता है ना। फिर ऐसे ऐसे घुमा, फिर अपनी इनर्शिया की वजह से दूसरी डायरेक्शन में भी लिपट जाता है, फिर दोबारा से खुलेगा, फिर दोबारा से ऐसे, तो थोड़ी देर ऐसे, थोड़ी देर ऐसे, ऐसे 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 फाइनली रुक जाएगा। दिमाग में फिर खुराफात आई, फिर घुमा दिया, ठीक है, फिर छोड़ दिया उसने, फिर घूमना शुरू करा। तो आपने 10 बार, 12 बार, 15 बार आपने ये खेल करा। सर कोई तो वो क्या थोड़ी, करना उसके बीच में हम एक पहले मैं तो बोल रहा हूँ, आगे के अंदर हम कुछ रख के, अरे पहले मैं तो बोल लूँ, ठीक है। हाँ, वो गेम भी खेला है, ऐसे 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 करते हैं उसको, ठीक। तो ये सारे जीतू खेलते हैं इस तरीके के गेम, जीतू वाले गेम। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने कोई भी, आपने स्टील का वायर ले लिया, आपने एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, कॉपर का वायर ले लिया, अगर उसको बार बार आप टॉर्क दे रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहे हैं और ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 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 घुमा रहे हैं, थोड़ी देर में टूट जाएगा। उसमें जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। वही जो हमने उसमें देखा था आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, कि वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन क्वार्ट्ज नहीं टूटता, ज़िंदगी भर चलाते रहो वो टूटेगा नहीं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो पेंडुलम होती है वॉच की, मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। पेंडुलम जो होती है वॉच की, उसका जो ये स्ट्रिंग होता है, ये क्वार्ट्ज का बना होता है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे पीछे खींचा, ये ऐसे आगे तक गया, ठीक। तो आपने इसको पीछे खींचा, फिर ये ऐसे आगे गया, तो ये सारी ज़िंदगी ऐसे 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 चलता रहेगा। अब इसमें होता क्या है कि इसका ना टाइम पीरियड एक जैसा होता है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड का मतलब ये है कि ये यहाँ से इधर गया, कुछ टाइम लगा उसमें, और यहाँ से इधर आया, उसमें कुछ टाइम लगा, ठीक है। पहले मीन पोजीशन से यहाँ गया, फिर आगे गया, और फिर वापस इधर आ गया। तो अब इसके बाद मतलब इसने एक साइकिल अब कंप्लीट कर ली अपनी। ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से पीछे गया, पीछे से फिर आगे गया, आगे से फिर मीन पोजीशन पर आया। अब जो ये जाएगा ना वापस इधर, तो इसका मतलब अभी अपनी दूसरी साइकिल स्टार्ट कर रहा है। समझ गए? पहली साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई? यहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी। यहाँ से पहले पीछे गया, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस इधर आया, ठीक। अब इसके बाद अगर ये यहीं से यहाँ वापस जाता तो मैं कहता कि हाँ मेरी साइकिल शुरू खत्म हो गई यहाँ पर, लेकिन खत्म नहीं हुई। हमने कहा कि यहाँ से पहले पीछे गया, फिर वापस इसी पोजीशन पर आया, फिर आगे चला गया, फिर वापस आया। अब ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, अब ये यहाँ से फिर अपना वही शुरुआत वाला जो इनिशियल वाला मोशन था वो स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ आकर इसकी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो टाइम टेकन से अलग है। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो इसको लगे 0.2 सेकेंड या 0.1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ आने में फिर 0.1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में फिर 0.1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ आने में फिर 0.1। तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 प्लस 0.1 0.3 प्लस 0.1 0.4, तो 0.4 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। यानी कि इस पीरियड के बाद वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। समझ गए? तो हमेशा जो हम टाइम टेकन यूज़ करते हैं, टाइम टेकन को मैं कहूँगा, टाइम टेकन को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूँगा। स्मॉल टी क्या है? वेरिएबल टर्म है। लेकिन जो ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी है टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड ये वेरिएबल टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है, समझ गए? तो कैपिटल टी एक ऐसा अनोखा अल्फ़ाबेट है जो दो चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। टेम्परेचर के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, और इसको जो है आप टाइम पीरियड के लिए भी यूज़ करते हैं। स्मॉल टी को किसी और चीज़ में यूज़ नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? स्मॉल टी को किसी और चीज़ में यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए वही है। जैसे कैपिटल आई को कहीं और यूज़ नहीं करेंगे, कैपिटल आई इज़ फॉर करंट, वो करंट के लिए रिजर्व्ड है, समझ गए? तो इसी तरीके से ये कैपिटल टी है। अब कैपिटल टी निकालने का तरीका क्या है वो देखिएगा, बेहद आसान है। यहाँ पर आप ये देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है बस। x इज इक्वल टू, जो हमने देखा, a cos, या कम करिए, यहाँ तक करके छोड़िए आप, यहाँ तक करके छोड़िए इसको, थोड़ा सा मेरे को 5 या 7 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना? अगली क्लास डिस्टर्ब होएगी, इतना कर लीजिए, बाकी मैं आपको कल करवाता हूँ, और कल रात को 9 बजे लूँगा क्लास। होगी सर? हाँ कल? हाँ कल क्या है? 25 ही तो है कल, मुझे कंप्लीट भी तो कराना है, बच्चों के पेपर आने, तुम्हारे तो 6 से है ना, और मुझे कल सुबह मेरे का टाइम 8 बता से। दें। तुम्हारे 8 से, मुझे कल सुबह का टाइम अनमोल बता के दें। 9 तारीख से। हाँ टाइम। सुबह 9 बजे आ जाओ। मैं आ जाऊँगा फिर 9 बजे। 1 मिनट रुको, 9:30। 9:30 डन। हाँ एक बार मेरे से ना सुबह 8 साढ़े 8 सुबह किस टाइम उठते हो, या मेरे हिसाब से ही उठोगे? मैं मैं 7 टाइम बजे पता उठ लगा। जाता हूँ। ठीक है, जब उठ जाओ एक बार कॉल करके या मैसेज करके पूछिए, कॉल करो, मैसेज करो। मैसेज। हाँ